हेलो, मैं हूँ आपके साथ मिस्टर एलियनिक नोमर्ड और हम आज बात करेंगे एक नए बुक को लेके, इमोशनल इंटेलिजेंस, रिटन बाय डैनियल गोलमैन। अगर आप अपने आईक्यू का सही जगह इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपके आईक्यू लेवल के हाई होने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके इमोशन ही आपके कंट्रोल में नहीं है तो फिर जीनियस होने का बावजूद आप लाइफ में फेल हो जाएंगे। ऐसे भी लोग हैं जिनका आईक्यू बहुत हाई था, फिर भी वो सेम स्टेट दोहराते रहते थे। यूजुअली इसमें उनकी पर्सनल लाइफ इन्वॉल्व रहती है। डैनियल गोलमैन जो इस बुक के ऑथर हैं, उनका मानना है कि ईआई यानी इमोशनल इंटेलिजेंस कैन मैटर मोर देन आईक्यू, जबकि एवरेज आईक्यू और गुड आईक्यू वाले लोग लाइफ में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। वही हाई आईक्यू और लो आईक्यू वाले लोग ऑलमोस्ट फेल होते देखे गए हैं। इससे पहले कि आप अपने बैड लक का रोना रोए, आपको एक बात बता देते हैं, ईआई यानी इमोशनल इंटेलिजेंस इम्प्रूव की जा सकती है। ये एक अच्छी खबर है। गोलमैन की किताब का ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट गोल है। सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिस्क्राइब किया जाए, फिर आपको अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे इम्प्रूव करना है उसमें आपकी मदद की जाए। ये है इस किताब का मेन गोल। फर्स्ट चैप्टर की बात की जाए तो यहाँ पर इमोशन के बारे में बताया जा रहा है। मतलब ये कि आपकी लाइफ में एक भी सेकेंड ऐसा नहीं होगा जो इमोशन के बगैर गुजरता हो। ये आपकी लाइफ का एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट है। हमें इस इमोशनल पार्ट के साथ जीना सीखना ही होगा। ये सारे इमोशंस हमारे लाइफ के बाकी एरियाज को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को, हमारे थॉट्स यानी कि हमारे विचारों को। इसका मतलब है कि हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे नॉर्मल इंटेलिजेंस को भी इन्फ्लुएंस करता है। हम सब लाइफ में कभी ना कभी बहुत सैड होते हैं, लेकिन एक बात जो शायद ही आपने नोटिस की होगी, कैसे सैडनेस हमारे थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करती है। तब आप अपने पास्ट के अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा याद करने लगते हैं। मान लीजिए आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया, ये आपके सैडनेस को ट्रिगर कर देगा, जिससे आपको अपने पहले वाले ब्रेकअप्स भी याद आने लगेंगे। ये सारी मेमोरीज आपके सैडनेस को और ज़्यादा बढ़ा देगी, जिससे आपको अपनी ज़िंदगी और भी ज़्यादा बदतर लगने लगेगी। लेकिन ये दूसरे तरीके से भी उतना ही इफ़ेक्टिव है। आप अपने थॉट से अपने इमोशंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। यही चीज़ इस किताब का इसेंस है। ब्रेन एंड इमोशन। डैनियल गोल एक न्यूरोलॉजी एक्सपर्ट हैं। उन्हें ब्रेन के काम करने के तरीके के बारे में अच्छी नॉलेज है। हमारे ब्रेन के इमोशंस बहुत ही डीप लेवल तक होते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन में कुछ ओल्ड और कुछ यंगर पार्ट मौजूद होते हैं। जो पार्ट इमोशंस को कंट्रोल करते हैं वो ब्रेन का काफ़ी पुराना पार्ट होता है। इतना पुराना होता है कि जब ह्यूमैनिटी की शुरुआत हुई थी। इसका मतलब हुआ कि हम अपने इमोशंस को एलिमिनेट या इग्नोर नहीं कर सकते, कभी भी नहीं, क्योंकि इनके होने का कुछ मतलब तो ज़रूर है। ब्रेन का ये पार्ट हमारे यंगर कॉर्टेक्स यानी कि सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस के डिसीजन को ओवरराइड कर सकता है। ऑथर का इससे मतलब है इमोशंस हमारे माइंड से भी स्ट्रांग होते हैं। ऐसा भी हुआ है कि कोई एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस माइंड पावर इमोशनल इंटेलिजेंस के बगैर पूरी तरह से यूजलेस साबित हुए हैं। विंसेंट वैन गॉग एक ऐसा ही एग्जाम्पल है। अपने इमोशनल इशूज के चलते इतने बड़े टैलेंट पेंटर ने अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर ली थी। ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे आर्मी
वाइन हाउस और कार्डी बी जैसे लोग, ये सब स्मार्ट और अपने अपने फील्ड के टैलेंटेड लोग थे, लेकिन उनकी अपने इमोशनल प्रॉब्लम के चलते उनकी सारी एबिलिटी बर्बाद हो गई। 5 डोमेन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। हम अगर 5 डोमेन्स की बात करें तो इमोशनल इंटेलिजेंस एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके देखें तो इसे समझना काफ़ी हद तक आसान होगा। आइडेंटिफाई योर इमोशंस। बहुत से लोग अपने इमोशंस को समझ ही नहीं पाते हैं, फिर ऑटोमेटिक वे में एक्ट करने लगते हैं, जैसे हम सभी कभी ना कभी किसी बात को लेकर जिलास होते हैं, जो कि एक नेचुरल इमोशंस है। लेकिन जब हम ऐसे इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं करते तब दूसरों के लिए बुरा सोचना शुरू कर देते हैं। अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना ही गुड इमोशनल इंटेलिजेंस का फर्स्ट स्टेप है। ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनसे हम अपने अंदर की ये चीज़ टर्निंग कर सकते हैं, जैसे कि मेडिटेशन एक अच्छा तरीका है। इसके लिए आपको एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, बस आराम से बैठ जाए, धीरे धीरे लंबी सांसें लीजिए और माइंड की शांत कीजिए। हालांकि आपके माइंड में बहुत सारी इधर उधर की बातें घूमना शुरू हो जाएगी, लेकिन अपने माइंड में थॉट्स को चलने दीजिए। बस ध्यान रखिए कि सारे थॉट्स आए और चले जाए। आपको किसी भी थॉट को पकड़कर नहीं बैठना है, वरना ये आपके माइंड और जजमेंट पावर को ब्लॉक कर देंगे। जब आपका माइंड रोज़ रोज़ की चिक चिक से फ्री हो जाएगा तो आपको अपने इमोशनल स्टेट को परसीव करना आसान हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप आज पूरा दिन बहुत परेशान रहे, अगर आप थोड़ी देर के लिए भी मेडिटेशन करेंगे तो देखेंगे सारा दिन आप अपने पार्टनर से हुए झगड़े को लेकर परेशान थे, लेकिन आपकी डेली की अनइम्पोर्टेंट चीज़ें इस रियल विजन को क्लाउड कर दिया था। इमोशनल मैनेजमेंट ऑथर इस बात पर जोर देते हैं इमोशंस हमारे इंटेलिजेंस को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन ये वन वे स्ट्रीट नहीं है। ज़्यादा स्पेसिफिक वे में कहा जाए तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके किस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं। ये टॉपिक स्टेट ऑफ फ्लो के काफ़ी करीब है, जिसे फ्लो बुक में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। द साइकोलॉजी ऑफ ऑप्टिमल एक्सपीरियंस, खाली दिमाग शैतान का घर, ये कहावत यहाँ पर अप्लाई होता है, क्योंकि खाली बैठे रहने से हमारे दिमाग में नेगेटिव इमोशंस पैदा होते हैं। इसके बजाय किसी एक चीज़ पर फोकस कीजिए, जितना हो सके उतनी देर तक कंसंट्रेशन बनाकर रखिए, लेकिन इस बीच अपने फ़ोन या सोशल मीडिया अकाउंट को बिल्कुल भी चेक ना करें। अगर आपको अपने इमोशंस को मैनेज करना है तो कुछ टाइम के लिए इन चीज़ों को भूलना होगा। बेशक मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारी काफ़ी मदद करती है, लेकिन अक्सर हम इसका मिसयूज करते हैं, जिसे साइकोलॉजिस्ट ये साबित कर चुके हैं। जो लोग ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं वो सोशल नेटवर्क पर दूसरे से ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने या कुछ प्रोडक्टिव करने की बजाय ये लोग घंटों तक अपनी सोशल नेटवर्क प्रोफाइल को स्क्रॉल करते हैं, कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं। जिन लोग एंगर मैनेजमेंट की प्रॉब्लम में होती हैं उनके लिए 10 सेकेंड रूल सबसे बढ़िया है। ये रूल बहुत ही सिंपल है। जब भी आपको लगे गुस्सा आ रहा है तो आराम से बैठ जाइए, काउंटिंग शुरू कर दीजिए 10 से लेकर 1 तक। ये टेक्निक बहुत ही इफ़ेक्टिव है, यहाँ तक कि बहुत ही गुस्से और इम्पल्सिव लोगों को भी ये टेक्निक बहुत ही हेल्पफुल लगी। मोटिवेट योरसेल्फ, इसका बेस्ट तरीका है आप अपने आप को टाइम टू टाइम रिवॉर्ड देते रहें, लेकिन इसके चक्कर में आप ओवर द टॉप ना चले जाएं, क्योंकि अक्सर लोग रिवॉर्ड्स के एडिक्टिव हो जाते हैं। रिवॉर्ड्स आपका अल्टीमेट गोल नहीं है, ये बस आपको आपके गोल के लिए मोटिवेट करता है। हर रोज़
बाहर जाकर पार्टी करने के बजाय आप किसी स्पेशल ओकेजन का वेट करें। इससे आपका मज़ा दुगना हो जाएगा। आपको मिलने वाले रिवॉर्ड का भी ज़्यादा असर पड़ेगा। मोटिवेशन के लिए हमेशा रीजनेबल गोल को सेट कीजिए, जिसे कि आपको अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करना है। ये कोई इजी काम नहीं है। आपको इसे कुछ छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करना होगा जो आप इजीली पा सकें। आप अपनी इमोशनल मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो दूसरी डोमेन जैसे कि एम्पैथी को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो आपको ऐसे में गोल कैसे रखना चाहिए समझते हैं। मॉडरेटली हार्ड, निश्चित है आप कोई ऐसा टास्क तो चूज नहीं करेंगे जो बहुत ज़्यादा इजी या हार्ड हो, क्योंकि इजी गोल आपको मोटिवेट ही नहीं करेगा। ज़्यादा हार्ड आपको बहुत परेशान कर सकता है। थोड़ा सा रीजनेबल होना चाहिए। यू शुड गेट इंस्टेंट फीडबैक। जब तक आपको अपने एक्शंस का आउटकम नहीं पता होगा, आप कभी भी इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। फेलियर इज़ नॉट एन ऑप्शन, इट्स ए मस्ट। जी हाँ, अगर हर चीज़ प्लान के हिसाब से चलने लगे तो समझ लीजिए कि आप राइट ट्रैक पर हो। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं आपको पीछे सीखने की फिराक में रहते हैं। आपको स्लो होकर अपने गोल्स के बारे में और भी ज़्यादा जानने का मौका मिलेगा। ये कोल्ड ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि इसके बगैर हम रह ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी आज के टाइम में हम लोग एपैथेटिक और इंडिफरेंट होते जा रहे हैं। साइकोलॉजिस्ट इस प्रॉब्लम को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। एक तरफ जहां वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वहीं हमें इसकी आदत सी हो गई है। लोग टीवी पर इतने ज़्यादा इन वायलेंस वाले प्रोग्राम देखने लगे हैं, हमें दूसरों की तकलीफ़ को देखकर भी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप के लिए हम इंसानों में एम्पैथी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम एम्पैथी को इम्प्रूव कर सकते हैं। बस आपको इसके एरियाज पर थोड़ा वर्क करना होगा। जैसे कि दूसरों की ऑब्जर्व कीजिए। अक्सर हमें पता ही नहीं चल पाता हमारे दोस्त या फैमिली वाले क्या फील कर रहे हैं। हम उनकी फीलिंग्स की परवाह ही नहीं करते, लेकिन उनके तो थोड़ा टाइम स्पेंड करके हम ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी सब्जेक्ट पर उनकी फीलिंग्स क्या हैं, वो कैसे रिएक्ट करते हैं। अंडरस्टैंड अदर्स, दूसरों को समझना पड़ेगा। जिससे आपकी बात हुई, उस इंसान से बात करने के बाद खुद से पूछिए इस इंसान को क्या फील होता होगा, उसके इमोशंस क्या होगा। कुछ बिहेवियर साइंटिस्ट इसे कम्युनिटी पार्ट ऑफ एम्पैथी बोलते हैं। डैनियल गोलमैन उनके बारे में बताते हैं, जिन्हें एलेक्सीथीमिया होता है। ऐसे लोग अपने इमोशंस को जाहिर नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आता है कैसे वो अपनी अंदर की फीलिंग्स को बाहर निकाले या किसी से शेयर करें। हम सब कभी ना कभी इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं। ऐसा कितनी बार हुआ जब आपको कुछ फील हुआ, लेकिन आप बोल नहीं पाए। आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। ये सब के साथ होता है, नॉर्मल है। ये सब का साथ है, ये बहुत ही नॉर्मल है। ऐसे कुछ मेथड्स हैं जिससे आप अपनी इनर स्टेट को इम्प्रूव या सुधार सकते हैं। जैसे कि आप मेडिटेट कर सकते हैं। ऐसे भी टेक्निक्स है। अगर आप साइकोलॉजी को लेकर क्यूरियस है तो उस पर किताबें पढ़िए। पे अटेंशन टू योर रिलेशनशिप। जो लोग एम्पैथेटिक होते हैं वो दूसरों के साथ अपने रिलेशन को लेकर एक्स्ट्रा केयरफुल रहते हैं। बेशक मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस हर रिश्ते में रहते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कोई भी इशूज सही ढंग से सुलझ लेना चाहिए। मान लीजिए आपके अपने दोस्त से लड़ाई हो गई है, लेकिन फिर भी अपना गुस्सा ठंडा करके उसे कॉल ज़रूर करें।
क्योंकि बड़े और समझदार लोग कोई भी दुश्मनी नहीं रखते हैं, नहीं उनमें बदले की फीलिंग्स होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है हमेशा आप भी माफ़ी मांगे, बल्कि इसके ठीक उल्टा आपका इमोशंस इंटेलिजेंस जानता है कब आपको सॉरी बोलना है, कब सॉरी नहीं बोलना है। तो इसे कोई मौके होंगे जब आपकी एक सॉरी बिगड़ी बात बना देगी। अगर गलती आपकी नहीं भी है तो भी आपको मैटर सॉल्व करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। ह्यूमन रिलेशनशिप को लेकर साइकोलॉजिस्ट एक बहुत ही अच्छी एडवाइस देते हैं। जिस नज़रिए से हम दुनिया को देखते हैं वो हमारे इमोशंस डिसाइड करते हैं, क्योंकि वर्ल्ड को लेकर हमारी नॉलेज इनडायरेक्ट होती हैं। डिफरेंस बिटवीन जेंडर, ये एक बात बिल्कुल सर्वमान्य है। फीमेल दूसरों के इमोशंस को एकदम सही समझने में सक्षम होती है। अगर इस बात को ज़्यादा स्पेसिफिकली कहा जाए तो फीमेल में मेल्स को अपेक्षा ज़्यादा एम्पैथी होती हैं। यही सिंपल फैक्ट बहुत सी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करना है। जैसे कि औरतों में कई बार शिकायत होती है उनके बॉयफ्रेंड और हस्बैंड एकदम कोल्ड नेचर के हैं। कोई सारी फीमेल उनके इस कोल्डनेस को गलत वे में ले जाती हैं। उन्हें लगता है कि उनके पार्टनर आप इतना प्यार नहीं करता हैं या आप उन्हें नापसंद करने लगे हैं। लेकिन ये असर सच नहीं होता। तो इसके बाद क्या होता, फीमेल कई बार ओवर रिएक्ट कर जाती हैं, फिर अपने पार्टनर से इस बात को लेकर लड़ाई भी कर लेती है। फिर यहीं से सारी मुसीबतें शुरू हो जाती है, क्योंकि फिर आदमी भी ओवर रिएक्ट करने लगते हैं। बात इतनी बढ़ जाती है कि ब्रेकअप या डाइवोर्स पर जाकर ख़त्म होती है, क्योंकि मंदी को लगता है कि उनकी पार्टनर उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तब यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे काम आता है, तो यहाँ पर एक बात अच्छे से समझ लीजिए। फीमेल इमोशनल इंटेलिजेंस में मर्दों से बेहतर होती है, मर्दों से बेहतर होती हैं। इसका मतलब है कि आप मेल्स को ओवर रिएक्ट करने से पहले इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में एक दो चीज़ें ज़रूर जान लें। आपको गर्लफ्रेंड जब भी रूड वे में बिहेव करे तो आप तुरंत रिएक्ट ना करें। उस समय आपको कुछ ऐसा बोलना चाहिए, मेरे बिहेव से तुम्हें हर्ट हुआ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने ये पहले नोटिस भी नहीं किया, लेकिन मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। ये बहुत ही बेहतर तरीका है, बजाय इसके कि आप एक दूसरे को ब्लेम करें। दूसरी तरफ फीमेल को भी इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ सीखना चाहिए। बात अगर इमोशनल इंटेलिजेंस की हो तो मेल्स बायोलॉजिकली इसमें काफ़ी बुरे होते हैं, इसलिए कई बार वो दूसरों के इमोशंस को समझ ही नहीं पाते। इमोशनल इंटेलिजेंस एंड मैनेजमेंट, इस चैप्टर में ऑथर कहते हैं ग्रुप कॉन्टेक्स्ट में भी इमोशनल इंटेलिजेंस मैटर करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लोग के ग्रुप में सोशल एटमॉस्फेयर और हार्मोनी को इम्प्रूव करना ज़्यादा आसान होता है। हम इस एरिया के बारे में केयरफुल रहना चाहिए, जिससे कि हमें हाईली इंट्रोवर्ट और इमोशनली डिस्टेंट लोगों को ऐसे ग्रुप में मिक्स नहीं करना चाहिए। कुछ लोग अकेले काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उन्हें करने दीजिए, उनकी चॉइस की रेस्पेक्ट कीजिए। इमोशनल इंटेलिजेंस एंड हेल्थ, गुड इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी लाइफ को शेप कर सकते हैं। वैसे सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन इसके पीछे साइंटिफिक एविडेंस है। ऑथर ने कोई सारी ऐसी स्टडीज मेंशन की हैं जो कि एंगर मैनेजमेंट और हेल्थ के बीच में क्या रिलेशनशिप है इस बारे में इन्वेस्टिगेट करती हैं। ऐसे लोग जो अपना कंट्रोल नहीं कर पाते, उनके 50 से कम उम्र में मरने की संभावना 7 गुना ज़्यादा होती हैं। ज़्यादा गुस्सा करना कोई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स की क्रिएट करता है, जिसमें डेथ भी हो सकती है।
ऐसे लोगों के लिए कोई टाइप की थेरापी है जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी अधिक इफेक्टिव होती हैं, जो लोगों को अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सिखाती है। हालांकि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापिस्ट नहीं जानते हैं वो बाकी में लोगों की इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव कर रहे हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस के और भी कोई सारे हेल्थ बेनिफिट हैं। जिनकी इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छी होती है उनकी मेंटल हेल्थ भी काफ़ी अच्छी होती है। जैसे कि हाई इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लोग रिजेक्शन और ब्रेकअप्स को बहुत ही बेहतर ढंग से डील कर लेते हैं। ऐसा इसलिए भी संभव होता है क्योंकि ऐसे लोग अपने इमोशनल को एक्सेप्ट करना जानते हैं। वही कोई लोग अपने ब्रेकअप होने के बाद फीलिंग्स को दूसरों से छुपाने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करना या स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इससे सिचुएशन और भी ख़राब हो जाती है। अपने इमोशंस को रिजेक्ट करने की बजाय उन्हें एक्सेप्ट करना सीखिए। अगर रोने का मन है तो रो लीजिए। अभी तक आपने इसे पढ़कर जो भी सीखा वो पूरी बुक का अंश मात्र है। यदि आप भी खुद के इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं तो डैनियल गोलमैन की बुक इमोशनल इंटेलिजेंस जरूर पढ़ें।